पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अपने 4 साल के उच्चतम स्तर पर है और इसकी मार दुनिया के उन 4 बड़े कच्चे तेल के आयातक देश भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर पड़ रही है, जो एशिया में आते हैं। एक और तो कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले देशों की ओर से आपूर्ति में कमी की वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। वहीं एशियाई देशों पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि ओपेक देश उन्हें 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल महंगी कीमतों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं। ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। 14 देशों के इस संगठन में शामिल तेल उत्पादक देश ये सोचकर साझा मंच पर आए कि वे आपूर्ति पर नियंत्रण बनाकर कीमतें मन मुताबिक तय कर पाएंगे। ओपेक के सदस्य देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर और अंगोला। भारत अपने ईंधन की जरूरतों की आपूर्ति के लिए 80% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं चीन 50%, तो जापान और दक्षिण कोरिया तो 100% कच्चा तेल आयात करते हैं। अप्रैल 2018 में भारत ने 45.1 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है और ये पिछले साल की तुलना में 2.5% अधिक है, यानी कि भारत में तेल की खपत बढ़ी है। भारत जिन देशों से कच्चे तेल आयात करता है उनमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला शामिल हैं। ये ओपेक देशों के संस्थापक सदस्य देश हैं। कुल मिलाकर ओपेक देश भारत की जरूरतों का 60% तेल सप्लाई करते हैं, लेकिन इस पर एशियन प्रीमियम लगाकर, यानी कि एशियाई मुल्कों से ये प्रति बैरल 3 से 4 डॉलर अधिक वसूलते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ओपेक देशों की मनमानी से निपटने को लेकर एक बड़ी पहल करते हुए भारत ने चीन के साथ ऑयल बायर्स क्लब बनाने की संभावना पर चर्चा की है, ताकि तेल निर्यातक देशों के साथ क्रूड की कीमतों को लेकर मोल भाव किया जा सके। साथ ही ऑयल ब्लॉक में ओपेक का वर्चस्व कम करने के लिए अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल मंगाया जा सके। एनर्जी एक्सपर्ट और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नरेंद्र तनेजा कहते हैं, तेल के जितने आयातक हैं उनमें से भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान एशिया के बड़े आयातक हैं और इनका आयात ओपेक से लगातार बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर मध्य पूर्व के देशों से। इसलिए इन देशों को मिलकर एक क्लब बनाए जाने की बात चल रही है, जो कच्चे तेल के बड़े निर्यातक जैसे इराक, सऊदी अरब, ईरान और रूस जैसे देशों से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बातचीत करेंगे। वो कहते हैं, तेल आयातक प्रभाव को लेकर इस क्लब में ये देश आपस में बातचीत कर सकेंगे। चीन, जापान और दक्षिण अफ्रीका के अपने हित हैं, उनकी अपनी कूटनीति है, भारत का अपना नजरिया है। सभी को एक मंच पर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। प्रयास अच्छा है, लेकिन ये कितना सफल हो सकेगा ये देखने वाली बात होगी। क्लब बन तो जाएगा, लेकिन ये अनौपचारिक होगा या औपचारिक होगा। कीमतें अधिक होती हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि अगर कीमतें कम हो जाएंगी तो इस प्रकार के प्रयास ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सोच अच्छी है लेकिन नई नहीं है। क्लब का मतलब अनौपचारिक है। उन्होंने कहा, वैकल्पिक ऊर्जा आ गई है, लेकिन भारत के लिए तेल की जरूरतें आने वाले 3 सालों में कम नहीं रहेंगी। भारत के पास ईंधन उतना नहीं है, उन्हें इसी देशों से इन्हें खरीदना होगा। चीन की स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन वो भी 50% कच्चे तेल आयात करता है। जापान और कोरिया तो 100% तेल आयात करते हैं। ऊर्जा का ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें इतने साधारण तरीके से कूटनीति या ग्रुप बनाना आमतौर पर कामयाब नहीं होता है। मध्य पूर्व के देश भारत, चीन, जापान और बाकी एशियाई देशों को दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अधिक कीमतों पर तेल बेचते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन कहती हैं, तेल बेचने वाले देशों का कहना है कि एशियाई देश उनके बेहद नजदीक हैं और इन वजहों से इन्हें बाकी देशों, अमेरिका और बाकी देशों की तुलना में भाड़ा कम देना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने भारत, जापान और चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को होने वाली सप्लाई पर एशियन प्रीमियम चार्ज करना शुरू किया। भारत और चीन इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र तनेजा कहते हैं, ये देश 5 से 7 बिलियन डॉलर तो सिर्फ एशियन प्रीमियम से ही कमा लेते हैं। आज सारा तेल मध्य पूर्व देशों से ही नहीं आता है। पूरी दुनिया में केवल 40% तेल ही ओपेक देश सप्लाई कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, कनाडा में तेल निकलने लगा है। अमेरिका खुद निर्यातक बन चुका है। कुल मिलाकर हालात बदल चुके हैं। ऐसे में एशियन प्रीमियम को हटाने की मांग तेज हो गई है। भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। अमेरिका तो अभी तेल के निर्यात के बाजार में आया है। भारत उनसे बहुत कम तेल मंगवाता है, वहां से तेल आने में भी बहुत वक्त लगता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान जैसे देश भारत के नजदीक भी हैं और पारंपरिक रूप से इनसे संबंध भी अच्छे रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। आने वाले 5 से 7 सालों में भारत की बात ज्यादा सुनी जाएगी। नरेंद्र तनेजा कहते हैं, आने वाले वर्षों में अमेरिका का प्रभाव कम होगा। चीन की वो विश्वसनीयता नहीं बन सकी है जो वो चाहता है। कुल मिलाकर तेल के शतरंज की बिसात लगातार बदल रही है। तेल की कीमतों को लेकर बायर्स क्लब बनाने में सफलता कितनी मिलेगी, ये चीन पर बहुत ज्यादा हद तक निर्भर करता है। वहीं सुषमा रामचंद्र कहती हैं, भारत और चीन के एक साथ आने से न केवल एशियन प्रीमियम हट सकता है, बल्कि इससे ज्यादा भी कटौती हो सकती है। अगर ये दोनों देश बाहर के देशों
यानी कि थर्ड कंट्री में इकट्ठा होकर ऑयल फील्ड के लिए बिडिंग करें तो चीन के साथ ही भारत के लिए भी बहुत लाभदायक है। भारत को तेल की जरूरत है, वो इसके लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां एक और अमेरिका बड़ा उत्पादक है वहीं वो बड़ा आयातक भी है। ये दावा किया जाता है कि इराक पर उसने हमला भी तेल को लेकर ही किया था। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने तेल के लिए ही मध्य पूर्व में अपनी सेनाएं बना रखी हैं। बड़े निर्यातकों में ये धारणा आ रही है कि एशियन प्रीमियम गलत है, इसका समय लग चुका है, इसे आने वाले वक्त में तो हटना ही होगा। नरेंद्र तनेजा कहते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वो बेहतर स्थिति में होगा इन सभी चीजों को लेकर। अब भारत बड़ा आयातक बन रहा है, लिहाजा वो बिजनेस सेंस को देखते हुए फायदा उठाने की स्थिति में आ रहा है। भारत का फायदा यह है कि वो तेल की दुनिया में एशियन प्रीमियम को लेकर और तेल की कीमतों को लेकर लीडरशिप की भूमिका में आ रहा है। नरेंद्र तनेजा कहते हैं तेल राजनीति में भारत एक नेता के तौर पर उभर रहा है। भारत की आवाज सुनी जा रही है, हमने अंकुश निकाल लिया है, उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बस इसमें सफलता का इंतजार है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।